तो जय हिंद सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, अब टाइम नहीं है क्योंकि आपका 8 और 9 और 10 3 दिन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना कुछ बेस्ट किया जाए, और मैं आपके लिए वैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2015 से 26 के बीच में पूछे गए क्वेश्चन हो। पॉलिटी के वैसे 50 क्वेश्चन है इसमें। आज की इस क्लास में मैं वैसे क्वेश्चन कराऊंगा जो 2015 से 2026 तक पूछे गए हैं। और वैसे पीवाई क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, इसमें वैसे पीवाई क्वेश्चन होंगे जो हर साल, जो हर आपके जो जब भी एग्ज़ाम हुई है 2015 से 26 के बीच में, वो हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को मैंने चुन कर रखा है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस क्लास में रखा है। तो ये आप सभी के लिए, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो बच्चे लोग, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मात्र 50 क्वेश्चन में मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसको कर लेते हो, मैं इसको इतना गहराई से करूँगा और इतने आपके क्वेश्चन में खोज कर इसको लाया हूँ और 50 क्वेश्चन को लाया हूँ, और ये क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्लास को पूरा करें और इस 50 क्वेश्चन को आप पूरा करें, पूरा देखें और बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है। इस कमेंट में बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है, यानी 50 में कितना आपने सही किया है। ठीक है। और इससे ये होता है कमेंट में कि इससे मोटिवेशन मिलता है दूसरों को, सामने वाले को। जब आपका कोई बच्चा देखता है कमेंट, एक दूसरे आप कमेंट देखते हो कि कैसा किसका स्कोर रहा है, तो उससे थोड़ा सा पता चलता है कि क्या स्कोर सेफ स्कोर है, क्या है। तो इसलिए आप लोग कमेंट में अपना जरूर स्कोर बताएं, ठीक है। तो मैं वैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर, ठीक है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है आपके 2024 का 17 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हैं पूछे गए क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास को देखने के बाद आपके, मैं जहाँ तक गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते हैं आज के अपने इस क्लास पर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए आपके हैं अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 50। तो मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के जो भाग 4 में है, वर्णित है आपके नीति निर्देशक तत्व का जो दिया गया है, उसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 49 राज्य को यह निर्देश देता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करें। तो कौन सा देता है? आर्टिकल संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 49 में यह निर्णय आपके निर्देश दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी, आर्टिकल 49, ठीक है। तो मैं बिल्कुल गहराई से कराऊंगा, आप लोग ज़रूर इस पूरे क्लास को देखें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और क्लास कैसा लग रहा है ये भी कमेंट ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि आप 2024 का 17 फरवरी 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। प्रत्येक नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि आर्टिकल 32 में जो दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 जो है वो नागरिकों को मौलिक अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट जाने को मौलिक अधिकार के हनन होने पर हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत जाते हैं। और आर्टिकल जो 32 है, ये आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस? आर्टिकल 32 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में चर्चा है, ठीक है।
आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हो 2024 का, 24 अगस्त का है, 23 अगस्त का। ठीक है, आगे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। यानी जो भारतीय संविधान का है डीपीएसपी, भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है डीपीएसपी, जो लगभग जो आर्टिकल 36 से 51 तक चर्चा है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक चर्चा है भाग 4 में, वो डीपीएसपी ये जो शामिल है, जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत को, ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखता है। ये डीपीएसपी जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखता है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आयरलैंड। ठीक है, डीपीएसपी जो ली गई आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देख सकते हो 18 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस संविधान के तहत होता है या किस आर्टिकल के तहत होता है। जैसा कि मैं बता दूं कि आर्टिकल 66 जो है 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और पात्रता का उल्लेख है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 66 के तहत। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 66 के तहत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 66। आगे ये देख सकते हो 2019 का है क्वेश्चन, 28 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं। क्या है, 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन कितने टाइम लेंगे, 30 मिनट, आधा घंटा लेंगे। आधा घंटा आप 2x पर करोगे तो 15 से 20 मिनट खत्म हो जाएंगे। आपको इतना मतलब कम समय में इतना मैं निचोड़ कर क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत आपके लिए क्लास बेहतर होगा। जिनके लिए कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा की अगर सीटें की बात करें, वो निर्वाचन क्षेत्र में कितने सीटें हैं, तो वो आपके उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये सबको तो पता है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए यहाँ देश में सबसे अधिक लगभग आपके 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें हैं। तो बहुत जनसंख्या होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसलिए यहाँ देश में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये पूछ रहा है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की आपकी सीटें कितनी हैं, बी 80। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके 2024 का क्वेश्चन है 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, आगे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के एक अस्थायी सदन है, ठीक है, जो कभी भंग नहीं हो सकता, जो कभी भंग नहीं होता है, और इसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और इसके जो 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल पर 1/3 सदस्य। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी 6 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया 2018 का 18 जून का फर्स्ट शिफ्ट का है। मूल अधिकार, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। भारतीय मूल संविधान थी उसमें कितने कुल अनुसूचियाँ थी। 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुई थी संविधान, तो उस समय संविधान में मूल अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, वर्तमान समय में
ये विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से इनकी संख्या जो बढ़कर रही है वो 12 हो गई है, लेकिन मूल अनुसूचियों की बात कर रहे हैं तो वो 8 होगी। अभी वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो मूल आपकी कितनी थी? तो मूल जो अनुसूचियाँ थी वो थी 8। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन की गई है? तो जो आपके संविधान के भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और यह जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है आपके मौलिक अधिकार जो भाग 3 में चर्चा की है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? तो ये आपके भाग 3 में है, बी। ठीक है, ये 24 अगस्त 2024 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जैसा कि मैं बताऊं कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 324 के 2 हैं उसके तहत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो आर्टिकल 324 के 2 के तहत मुख्य चुनाव या अन्य कोई चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता यानी समानता का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, यानी समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 यह घोषणा करता है, यह बताता है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा है 2024 का 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष में चुने गए थे। जो चुने गए थे वो आपके 1952 से 1956 के लिए चुने गए थे। इनका जो कार्यकाल रहा 1952 से 1956 तक था। ठीक है, और जो आपके सुकुमार सेन है वो सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अच्छा ठीक है। जीवी मावलंकर जो है उन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहा जाता था। ठीक है, इसका जो पूर्ण नाम है जीवी मावलंकर इनको शॉर्ट में कहा जाता था। ठीक है, जीवी मावलंकर, लेकिन इसका पूर्ण जो नाम था वो गणेश वासुदेव मावलंकर था। गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीबी मावलंकर। ठीक है, आगे भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल संविधान दिवस की तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। इसलिए और 26 जनवरी 1949 को मात्र 16 लगभग आर्टिकल लागू ही हुए थे। पूर्ण रूप से तो आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी, लेकिन अंगीकृत किया गया था, यानी आंशिक रूप से आपको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, इसलिए
वर्ष 2015 में 2015 से वर्ष 2015 से इस दिन को संविधान सभा के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को? 26 जनवरी 1949 को। कब से? 2015 से इस बाद इस दिन को संविधान सभा के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इसे कब आंशिक रूप से संविधान को लागू किया था? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, आगे देखते हैं। आया क्वेश्चन है कि लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारित है। यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो मैं बता दूं कि संविधान के जो आर्टिकल आपके 84 हैं, 84 की बी के अनुसार आपके लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष की आयु है। न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। लेकिन ये पूछ रहा है लोकसभा की, तो लोकसभा की मैंने क्या बताया? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष। और ये देख सकते हो कि 19 जून 2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष और आपके समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो जैसा कि मैं बता दूं कि 1976 में हुए 42वां संविधान संशोधन, 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला आपके समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, और तीसरा अखंडता। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में बहुत कुछ जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसकी घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति की आपातकाल जब लगती है तो इसकी घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के जो भाग 18 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन लगाने की शक्ति है। आपके अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा। करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। ठीक है, जो संविधान के आर्टिकल 18 में आपका 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं, जिसमें से आपके 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया 23 अगस्त 2024 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल कितने सदस्य यानी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश की विधायिका द्विसदनीय है। आप सभी को पता है कि द्विसदनीय है विधायिका। इसमें विधानसभा की सीटें की संख्या है वो 403 है, और उच्च सदन
यानी विधान परिषद की जो सीटों की कुल संख्या है वो 100 है। विधान परिषद की कुल संख्या 100 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, 100। ठीक है, विधान परिषद की 100 संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो इसका आप 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A और जो आर्टिकल 51A है वो जोड़े गए हैं, और जिसमें 10 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। लेकिन बाद में इसे 46वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन द्वारा आपके 11वां मौलिक अधिकार यानी शिक्षा का जो अधिकार है वो जोड़ा गया है। तो अगर वर्तमान में बात करें तो 11 है, लेकिन मूल में आपके मौलिक अधिकार 10 थे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य की बात करें, मैं अधिकार बोल रहा हूँ, सॉरी, मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए हैं, कुल कितने दिए गए हैं। तो अभी ये आपके जो है वो 11 है। यही बात करता मूल्य कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो वो हो जाते 10। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत 155 के अनुसार, आर्टिकल 155 के अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, बी। आगे, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा क्षेत्र को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। कब? 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा क्षेत्र को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है, जो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना। जो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन? आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, बी। आगे क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायती राज्य व्यवस्था को किस संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और संविधान में इसे भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपके आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, और इसका किसी भी रूप में आचरण पूरी तरह से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। इसका किसी भी रूप में आचरण पूरी तरह से प्रतिबंधित और दंडनीय है, यानी कि अगर इसका जो आर्टिकल 17 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत, ये पूरी तरह समाप्त करने का इसमें दिया गया आर्टिकल 17 में, अगर इसके खिलाफ कोई जाता है, ठीक है, तो उसे 6 महीने का जेल या 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में इसे अस्पृश्यता का अंत यानी उन्मूलन का चर्चा किया गया। तो कैसे आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हो 18 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का। आगे क्वेश्चन है कि धन विधेयक केवल संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक। तो आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, और राज्यसभा इसे अधिकतम इसे राज्यसभा में भेजा जाता है कि इस पर अगर कुछ चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो उनके राज्यसभा में इसे 14 दिनों के तक भेजा जाता है। अगर 14 दिनों तक वो वापस कर देते हैं इस पर या फिर कुछ निर्णय देते हैं, तो अगर लोकसभा को लगता है कि नहीं ये करना चाहिए तो सही है, वरना इसे ना सुनते हुए लोकसभा इसे पेश कर सकता है। ठीक है, इस धन विधेयक को। तो अगर राज्यसभा 14 दिनों से अधिक हो जाए और वो कुछ ना बोले, तो लोकसभा आपके खुद से इसे पेश कर देता है, क्योंकि राज्यसभा का इसमें कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। इसमें कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है। सारे जो कार्य हैं धन विधेयक से, वो लोकसभा के पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, लोकसभा के पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा, बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्य वाला प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे जो है क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत, बफरिंग किया होगा तो माफ़ करिएगा। आगे है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आपका जो होगा वो आर्टिकल 356 होगा। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। अब मैं बताता हूँ, यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करता है, यानी संविधान में जो दिए गए उसके अनुसार काम नहीं करता है, तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। कहाँ पर? वहाँ पर जहाँ आपके संविधान में जो दिए गया उसके अनुसार काम नहीं हो पा रही है, तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, आगे है कि भारत में मतदान यानी वोट का करने का जो वैधानिक आयु है 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1979 मतलब 89 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की जो आयु थी 21 वर्ष उसे घटाकर 18 वर्ष की गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका करेक्ट सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का आंसर, तो संविधान के जो 8वीं अनुसूची में वो दी गई है भारत के 22
आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, मूल संविधान में ये केवल 14 भाषा थी, लेकिन जिन्हें बाद में संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाकर इसे 22 भाषा कर दी गई है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किस 8वीं अनुसूची में संबंध किससे निम्नलिखित में से किससे हैं? तो ये आपके हैं आधिकारिक भाषाएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आधिकारिक भाषाएं से हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन मूल की बात करें तो 14 भाषाएं थी। आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 जो प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वह आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति के द्वारा इस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति के द्वारा इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल जो आपके है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बी, जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, आगे, लोकसभा का सत्र बुलाने और सत्र समाप्त करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा का सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना और लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो संविधान के आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को यह संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाना यानी आहूत करना, क्षेत्रवासन करना और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। किस आर्टिकल आपके 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाना यानी आहूत करना, क्षेत्रवासन करना और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। किससे है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है। आगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी है? तो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था आपके 1951 में हुआ है प्रथम संविधान संशोधन, और इसी के अनुसार संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसी के यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाना या जुडिशियल रिव्यू से बचाना। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है, ए। आगे, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। पहले ये योजना आयोग था, योजना आयोग के स्थान पर इसे नीति आयोग का गठन किया गया और भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री श्री। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी होता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 76 के द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। आर्टिकल 14 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। ये इसमें बात की गई है, चर्चा की गई है आपके DPSP के आर्टिकल 44 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।
ठीक है, आगे क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपके ये होगा कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उसकी 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में है वो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बने रहने का आपका ये सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष तक की पद पर बने रहने का देता है। ठीक है, जबकि जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के उसकी जो आयु सीमा है वो 62 वर्ष होती है। हाई कोर्ट के 62 वर्ष के और सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष की आयु होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो BC हो जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर जो बाली बैठक हुई थी उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इसी दिन यानी कि 2 दिन बाद ही यानी कि दूसरा जो संविधान सभा का बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, उसमें संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव को चुना गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे पहले बैठक में 9 दिसंबर 1946 को, वो डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच करों यानी टैक्स के वितरण की सिफारिश करना है टैक्स के। ठीक है, तो किस आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 280 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि आपका भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जो एकल नागरिकता है वो संविधान की जो ली गई है वो भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपके जो भारत में संघ और राज्य के बीच अलग अलग नागरिकता नहीं है। भारत में संघ यानी कि संघ और राज्य के बीच अलग अलग नागरिकता नहीं है। एकल नागरिकता वो होती है जो राज्य के लिए अलग और संघ के लिए अलग ना हो, बल्कि एक देश के लिए एक नागरिकता हो, यानी कि देश का नागरिक हो। नागरिकता देश का होता है, जबकि भारत में जो है वो नागरिक देश के हैं लेकिन राज्य के निवासी हैं आप, राज्य के नागरिक नहीं हैं, आप केवल देश के नागरिक हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें आपके अमेरिका के, तो अमेरिका में वो दोहरी नागरिकता है, यानी कि आप देश के भी नागरिक हैं और राज्य के भी नागरिक हैं, देश के भी नागरिक हैं और राज्य के भी नागरिक हैं। लेकिन ब्रिटेन में बात करें तो ब्रिटेन में आपके एकल नागरिकता वहाँ पर भी है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, यानी आप केवल देश के नागरिक हैं, ना कि राज्य के आप निवासी हैं। ठीक है, तो ये जो आपके भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और यहीं से ब्रिटेन के संविधान से ही भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान अवधारणा ली गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन।
इसका बी हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटेन। समझ गए आप लोग एक नागरिकता और दोहरी नागरिकता का मतलब ना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है। तो संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह तक अधिकतम अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब यह है कि संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना अनिवार्य है, मिलना होगा, ये अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह, बी। आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 368 है वो किससे संबंधित है। तो संविधान के भाग 20 के अनुसार 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और यह प्रावधान जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बी इसका सही आंसर। आगे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भारत के सर्वाधिक जनसंख्या होने के कारण, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया आपको, भारतीय देश में यानी भारत में सबसे जो अधिक जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश की है। इसी कारण से वहाँ से संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए अधिकतम सबसे अधिक जो है वो 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए, 31 सदस्य हो जाएगा। ठीक है, आगे भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो संविधान के आर्टिकल 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के CJI द्वारा दिलाया जाता है, और इनकी अनुपस्थिति में अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ राष्ट्रपति का दिलाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो मैंने ऊपर भी बताया आपको कि आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जो आर्टिकल 52 में चर्चा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 जिसमें अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण की चर्चा है, और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इस दोनों आर्टिकल को आपके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो किस आर्टिकल को, 20 और 21 को। ठीक है, आगे ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है। तो आर्टिकल 40 राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, और यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। इसी के फलस्वरूप आगे चलकर पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40B। आगे संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि संविधान के जो आर्टिकल 108 है, आर्टिकल 108 के तहत किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। लेकिन आपके आर्टिकल 118 का जो 4 है, आर्टिकल 118 के 4 के अनुसार यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा की जाती है। हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा की जाती है। किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 118 के 4 के द्वारा।
और आर्टिकल 108 के तहत किसी भी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने के कारण राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 18 के 4 के तहत लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने थे। सरदार पटेल पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, और जो आपके शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना आज़ाद जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। और जो आपके स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी और न्याय मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, सी। आगे, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, बी आंसर सही होगा। आगे, संविधान में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 3 अनुसूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची, किस अनुसूची में दिया गया है? जो शक्तियों का विभाजन है, जो 3 प्रकार की सूचियों में बांटा गया है, संघ और राज्य और समर्थित, तो किस अनुसूची में दी गई है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा का चर्चा की गई है। और इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची का वर्णन की गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो 7वीं अनुसूची यानी कि सी हो जाएगा आंसर। आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार आर्टिकल 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह सरकारी धन के खर्चों का लेखा जोखा करते हैं, लेखा जोखा करने का काम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भारत के राष्ट्रपति होगा। ठीक है, डी। आगे, आगे क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आपके संविधान का आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार से जुड़ा है, और ये कहता है कि किसी भी कारखाने या किसी भी जगह पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाएगा, जिससे उसका शोषण रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसका ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 24। आगे है कि उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आर्टिकल 217 के अनुसार, आर्टिकल 217 के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, सी। आगे,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 360 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो 360 है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यदि राष्ट्रपति को लगे कि देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वो अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किस आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन वो लगा सकता है। किस आर्टिकल के तहत 360 कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वित्तीय आपातकाल, इसका 360 में चर्चा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है 2015 का पूछा गया क्वेश्चन। तो आप सभी का ये 50 क्वेश्चन ख़त्म होता है। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया है, इस क्वेश्चन को बहुत निचोड़ कर है 2015 से 26 के बीच में। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीवाई क्वेश्चन तो है ही, मैंने बताया ही शुरू में, पीवाई क्वेश्चन तो है ही पीवाई क्वेश्चन, लेकिन वो वैसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्लास बहुत ही लाभदायक होगा। आप 8, 9 जो 10 को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम है वो क्लास जरूर देकर जाएँ, बहुत फ़ायदा करेगा आपके लिए, बहुत अच्छा है ये क्लास। और इस क्लास को देखने में अगर मज़ा आ रहा है तो एक लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का हम लोगों का क्लास समाप्त होता है। अगला मैं एक और वीडियो डालूंगा हिस्ट्री पर, 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री का निचोड़ बिल्कुल कराने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं वो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।